हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है एक बुक का क्वेश्चन है, जो कि ये पुरानी बुक है जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर दिए गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आप इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पीडीएफ का, अर्थात यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं। तो सभी को मालूम है कि ट्रांसफार्मर एक आपकी स्थैतिक युक्ति है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है उत्तर भी कि यह एक प्रकार की स्थैतिक युक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरी परिपथ में स्थानांतरित करना, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। हम यहाँ पर दिया गया है क्या ट्रांसफार्मर वोल्टता का अपचयन मतलब कि स्टेप डाउन एवं अपचयन अर्थात स्टेप अप का हो सकता है। तो हाँ, यह कार्य सरलता सुगमता से कर सकता है, अर्थात कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर किस धारा आपूर्ति पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ये प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं ट्रांसफार्मर से, इसमें आपको 30 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। यदि आपको इस तरह की और भी क्वेश्चन की जरूरत होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर 55 नंबर पता जो क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही क्यों कार्य करता है। देखिए यहाँ पर रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका रीजन ये होगा क्योंकि इंडक्शन का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में ही होता है, इसलिए जो ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की वाइंडिंग स्थापित होती है या की जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 प्रकार की आपकी वाइंडिंग की जाती है, जो कि प्राइमरी एक वाइंडिंग होता है, एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन जिस प्रकार की विद्युत स्रोत में संयोजित किया जाता है, अर्थात जिस वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है उसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं। तो उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। जिस स्रोत से मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी प्रथम जो आपकी वाइंडिंग है प्राइमरी होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 पे। लोड से संयोजित की जाने वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है। तो ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को किस पर स्थापित की जाती है। तो आप सभी को मालूम है कि स्टील स्टैंपिंग जो होता है उसके द्वारा निर्मित जो क्रोड होता है उस पर आपकी जो वाइंडिंग है स्थापित की जाती है, जो कि ऑप्शन में हमारा सॉरी यहाँ पर उत्तर में दिया गया है स्टील स्टैंपिंग द्वारा निर्मित क्रोड पर स्थापित करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्रूड के मुख्य कार्य क्या होते हैं। जो क्रूड होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका पहला कार्य होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना। दूसरा होता है प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की आधिकारिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजारना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी से संयोजित करने पर एसी विद्युत धारा के प्रवाह से इनके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो ये प्रत्यावर्ती स्वभाव का चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपका उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ पर आंसर में भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ट्रांसफार्मर के क्रिया से क्या है, अर्थात ट्रांसफार्मर क्रिया से क्या तात्पर्य है। तो ट्रांसफार्मर ठीक है, देखिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य बिना किसी संयोजन अर्थात स्पर्श के विद्युत ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थापित होने की क्रिया को हम ट्रांसफार्मर क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये आपकी ट्रांसफार्मर की क्रिया करने का ये आपका नियम है कि जब प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बिना मध्य किसी संयोजन स्पर्श की विद्युत ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसी को हम ट्रांसफार्मर की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता का रेंज क्या होती है। जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो दक्षता अर्थात एफिशिएंसी है उसका क्या है, कितना होता है। तो ये आपका 90 से 98 अर्थात कुछ किताबों में आपको 98 दिया होगा, लेकिन इसमें आपका 90 भी दिया गया। तो इसमें से 90 भी मार सकते हैं और 98 भी मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ट्रांसफार्मर के
कोई दो लाभ बताइए। तो आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर के बहुत सारे लाभ है, लेकिन इसमें आपसे दो ही पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी दिया गया है कि यह अति उच्च वोल्टता पर सामान्य रूप से कार्य करता है, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि इसके उपयोग में विद्युत शक्ति के पारेषण व वितरण की कुल लागत डीसी की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, अर्थात इसमें खर्चा कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 पाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। आउटपुट के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें दो आपके होते हैं। पहला आपका हो जाता है उच्चायक, दूसरा आपका अपचायक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पे कि ट्रांसफार्मर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर, क्रूड की संरचना के आधार पर जो होते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका क्रूड प्रकार का ट्रांसफार्मर दिया गया पहला, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हिडन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है क्वेश्चन कि शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर चार तरह से किया गया है, जैसे प्राकृतिक रूप से शीतलन, तेल द्वारा शीतलन, या जल द्वारा शीतलन, या वायु द्वारा शीतलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए। तो क्षमता के आधार पर तो यहाँ पर आपके दो हो जाते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा आपका हो जाता है इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके भाग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है क्वेश्चन इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं। तो ये आपके उच्चायक ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 उच्चायक ट्रांसफार्मर का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन केंद्र पर अल्टरनेटर द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर प्रदर्शन करने हेतु यहाँ पर इस स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। उच्चायक ट्रांसफार्मर प्रायः किस प्रकार का होता है। तो ये 3 फेज डेल्टा प्रकार का होता है, जो कि यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है क्वेश्चन इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करने वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अर्थात अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है क्वेश्चन अपचायक ट्रांसफार्मर प्रायः किस प्रकार का होता है। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन दो बार हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है क्वेश्चन अपचायक ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को 400 वोल्ट पर परिवर्तित करने पर एवं विद्युत उपकेंद्रों पर आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 26 कि ट्रांसफार्मर में लो लोड का प्रयोग करना क्यों आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका प्रयोग प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय परिपथ को पुनः रखने के और उसके सघन रखने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है क्वेश्चन कि लो लोड का आकार होता है या कैसा होता है। तो आप सभी को मालूम है इसका जो होता है 5 तरह का होता है। पहला आपका EIU, L, J और C। यहाँ पर J दिया गया, जैसे वैसे J नहीं होगा, आपका EIU और L और C ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है क्वेश्चन कि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्रूड का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों लो क्रूड ठोस होने पर उसकी जो एडी धारा क्षति जो होती है ये आपका तथा हिस्टेरिस क्षति को इसके मान को कम अधिक होने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जो आपका यहाँ पर C दिया गया है ये भी आपका नहीं हो सकता, EIU और यहाँ पर L ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 पे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि क्रूड प्रकार ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं तथा इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो एक चुंबकीय मार्ग तथा इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज पर निम्न यहाँ पर दिया गया निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका एक किताबी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसको आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन और आंसर ही दिया गया था। जो मैं कि मेरे पास जो बुक है मैंने इसका यहाँ पर फोटो खींचा और सीधा यहाँ पर आपको पब्लिश कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सेल प्रकार ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं तथा इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दो समांतर चुंबकीय मार्ग इसका प्रयोग सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर सेल प्रकार का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको कवर कर दिए गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं और यहाँ पर जिन लोगों को इस तरह के क्वेश्चन चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।